नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। जानकारी के मुताबिक चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। रविवार को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी वाड्रा बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। ये बैठक पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे उनके पत्र के बीच हुई है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर पार्टी के पूरे सलाहकार तंत्र को ध्वस्त करने के लिए फटकार लगाई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर आपने किसी दोस्त का हाथ पकड़ा है तो उसे पकड़कर रखिए और परिस्थितियों के अनुसार उगते सूरज की पूजा वाला काम मत कीजिए। गडकरी ने कहा कि मानवीय संबंध सबसे बड़ी चीज हैं। गडकरी अपने गृहनगर नागपुर में कारोबारियों से बातचीत कर रहे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के एक बयान का हवाला देते हुए गडकरी ने कहा कि कोई शख्स तब खत्म नहीं होता जब वो हार जाता है, बल्कि तब खत्म हो जाता है जब वो लड़ना छोड़ देता है। गडकरी ने कहा कि लड़ना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके गडकरी ने कहा कि अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही गडकरी ने बातचीत में कहा कि जब वो छात्र नेता थे तो एक बार उनसे किसी ने कहा कि तुम अच्छे व्यक्ति हो लेकिन गलत राजनीतिक दल में हो और कांग्रेस में आ जाओ। गडकरी ने कहा कि उन्होंने इसका जवाब ये कहकर दिया कि वो कुएं में जान दे देंगे लेकिन कांग्रेस में नहीं आएंगे। बता दें, गडकरी को हाल ही में बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था। इसके साथ ही उन्हें बीजेपी की नई चुनाव समिति में भी जगह नहीं दी गई थी। तब ये सवाल उठा था कि आखिर नितिन गडकरी को बीजेपी की इन दो सबसे बड़ी संस्थाओं से बाहर रखने की वजह क्या है। सरकार गिराने की कोशिशों के आरोपों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपनी सरकार के शक्ति प्रदर्शन के लिए विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार सदन में विश्वास मत प्रस्ताव लाना चाहती है ताकि दिल्ली के मतदाताओं के सामने ये साफ हो जाए कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में असफल हो गया है। बता दें, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उसके 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उसने 800 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। वो हर विधायक को 20 करोड़ रुपए देने का ऑफर दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 29 अगस्त 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होने वाली है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर बैन लगाया गया था। हिजाब बैन को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पिछले सीजेआई एन.वी. रमना के कार्यकाल के दौरान सूचीबद्ध नहीं किया गया था, जबकि कई वकीलों द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग कई बार की गई थी। सोमवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच हिजाब बैन को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बता दें, 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत को खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। यह सुनवाई चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच करेगी। बता दें, 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस में दलित लड़की के साथ सामूहिक रेप तथा हत्या के मामले में माहौल में तनाव होने के बाद भी वहां जाने के प्रयास करने वाले पत्रकार सिद्दीक कप्पन को राहत नहीं दी थी। कप्पन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए का मामला दर्ज करने के बाद उनको जेल भेजा गया है। फिलहाल कप्पन मथुरा जेल में बंद है। हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर को स्थापित करने के चक्कर में बच्चों की इस पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। अब ये पता चला है कि कर्नाटक में रोहित चक्रतीर्थ की अध्यक्षता वाली पाठ्य पुस्तक संशोधन कमेटी ने 8वीं क्लास के संशोधित पाठ्यक्रम में सावरकर पर एक पाठ डाला है जो विवादास्पद होने के अलावा मूर्खतापूर्ण भी बताया जा रहा है। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस पाठ के लेखक ने एक पैराग्राफ में लिखा है कि अंडमान के जिस कोठरी में सावरकर बंद थे वहां चाबी का छेद भी नहीं था, लेकिन बुलबुल पक्षी कमरे में आते थे और सावरकर उनके पंखों पर बैठकर उड़ान भरते थे और हर दिन मातृभूमि का दौरा करते थे। विवादास्पद पैराग्राफ पर इस आधार पर आपत्ति उठाई गई है कि पाठ ने एक भाग में सावरकर का जबरदस्ती का महिमागान किया है। हालांकि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने इसे सही ठहराया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री नागेश ने द हिंदू को बताया, सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। लेखक ने उस पाठ में जो वर्णन किया है वो सटीक है।
रविवार को हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के बाद का एक वीडियो बीसीसीआई सचिव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का वायरल हो रहा है, जिसमें वो जीत के बाद तिरंगा लहराने से मना करते हुए दिखाई देते हैं। इस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। दरअसल जीत के बाद जब जनता तिरंगा को लहरा रही होती है और तालियां बजा रही होती है, इस बीच एक व्यक्ति जय शाह के पास तिरंगा लाता है और तिरंगा हाथ में लेने की अपील करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जय शाह हाथ हिलाकर उसे लेने से तुरंत मना कर देते हैं और तालियां बजाते रहते हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस के पार्टी नेता जयराम रमेश ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा है कि मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर लिखा है, तिरंगे से दूरी की आदत इनकी कई पीढ़ियों पुरानी है, जाएगी कैसे। भारतीय युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, सोचिए अगर किसी और ने तिरंगा लहराने से इनकार कर दिया होता। हालांकि इस पर अभी जय शाह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नोएडा में ट्विन टावरों को गिराने से पक्षियों पर इसका खासा असर पड़ा है। कई पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि पक्षियों की मौत जरूर हुई होगी। पीटीआई के एक वीडियो में कौवे और कबूतरों सहित पक्षियों के झुंड को उड़ते हुए दिखाया गया है। जैसे ही 3700 किलो विस्फोटक ने दोनों टावरों को उड़ाया, धूल के बादल उन पक्षियों का पीछा करते हुए दिखे। पर्यावरणवादियों ने कहा कि विध्वंस में कुछ पक्षियों की मौत भी हो सकती है। हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स के संस्थापक संजय महापात्रा ने कहा कि एनजीओ ने अधिकारियों से क्षेत्र में बड़ी संख्या में पक्षियों को बचाने के लिए अंतिम विस्फोट से पहले एक डमी विस्फोट या डमी गोलीबारी करने का अनुरोध किया था, ताकि पक्षी अलर्ट होकर वहां से उड़ जाएं। कई पक्षी मारे गए होंगे। हालांकि ट्विन टावरों को गिराने के बाद पैदा हुई धूल से दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विशेषज्ञों ने बताया है कि उस समय उत्तर से उत्तरी पश्चिमी हवाएं दिल्ली की सीमा के पार अपना रास्ता बनाने के बजाय ग्रेटर नोएडा और आगे उत्तर प्रदेश की ओर चल रही थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।